एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत। मैं बीरबल धाकड़ ग्वालियर से हम बात कर रहे हैं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आप लोगों ने बहुत मेहनत की और इस मेहनत में आपकी चार चांद लग जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मैं आप सभी भगवान से भी दुआ करूंगा कि जिन छात्रों ने बहुत मेहनत की है रातों रात, और मेरे जो स्टूडेंट हैं ने बहुत मेहनत की है और अच्छी मुकाम पे पहुँचे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार पूरे बैच का लगभग 47% बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। मैं उनको सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ बच्चे टॉप 10 में भी हैं, कुछ 100 में भी हैं, कुछ 2010 में भी हैं। तो कुल मिला के ये है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरे सभी स्टूडेंटों को। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि बेटा ऐसे ही आगे मेहनत करते रहें। और अब आपको कुछ परेशानी आ रही है, उन छात्रों को ज़्यादा परेशानी आ रही है जो इन्होंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की है और उनकी समस्या है कि नंबर भले ही कम है लेकिन फिर भी उत्सुकता तो उनके अंदर है। उनकी उत्सुकता ये है कि सर काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग कैसे कराएंगे, कितना पैसा लगेगा, कितनी कितनी सीटें हैं, कौन सा कॉलेज किसके अंतर्गत आता है, उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनको ज़्यादा परेशानी नहीं है। मैं पहले ही सारे क्लास में क्या करा देता हूँ, पूरी चीज़ों का अवगत करा देता हूँ। फिर भी अब किसी बच्चे की यदि प्रॉब्लम आती है तो मैं क्रम वाइज आपको फिर से याद दिला देता हूँ। सबसे बड़ी बात हम बात करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, है ना, और किस यूनिवर्सिटी में कितनी पेमेंट हैं, कितनी फ्री हैं, कितने परसेंट फ्री सीटें हैं, कितने परसेंट पेमेंट सीटें हैं, किस कैटेगरी को कितनी परसेंटेज मिली है, एससी को कितनी है, ओबीसी को कितनी है, एसटी को कितनी है, सभी को बताऊंगा। और ईडब्ल्यूएस की कितनी सीटें हैं। इन सीटों के बेस पर हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। आपके सामने कई यूट्यूबर लगे हुए हैं और कई यूट्यूबर ऐसे भी हैं जहां पर आपको जानकारी दे रहे हैं लेकिन उन्हें खुद कभी इस JNK VVRBS में नहीं पढ़े हैं और वो आपको ज्ञान पर ज्ञान दे रहे हैं। उन पर ट्रस्ट ना करें। मैंने कई बच्चों के कुछ क्वेश्चनों के जब आंसर दिए तो बोला रहे सर मैंने कहाँ से जानकारी ली, हमने पूछा तो सर यूट्यूब पे बता रहे थे, कोई पता पड़ा कि वो यूनिवर्सिटी से ही संबंधित नहीं रखता है और वह ज्ञान दे रहा है, तो उस पर ट्रस्ट ना करें। हम ये बात कह सकते हैं कि जहां पर हम लोग एक एक सीट का आकलन करेंगे और अभी तक आपको जो कट ऑफ बताए जा रहे हैं आपके दिमाग से काल्पनिक जा रहे होंगे, लेकिन मैं आज आपको जो काउंसलिंग के द्वारा कट ऑफ बताऊंगा, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि कट ऑफ कैसे निकलता है ना। एक एक चीज को मास्टरमाइंड आपके साथ है, तो आप बिल्कुल भी बेचिंत होकर के इसको गौर से सुनते रहिए। बस क्या कर रही है, सुनते रहिए और देखते रहिए मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास मध्य प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटी है? 2। एक राजमाता विजयाराय सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और एक JNKVV जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। 2 यूनिवर्सिटी हमारे सामने है। दोनों यूनिवर्सिटियों को क्रम वाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हम जो बात कर रहे हैं कि क्रम वाइज, तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, ये ग्वालियर की बहुत बड़ी धरोहर है। आप बिल्कुल इसका सीन देख रहे होंगे और इसमें जाने के बाद लगता है कि हाँ कुछ जन्नत में आए हैं। इसके लिए लोग इसमें विदेश से भी बच्चे आते हैं, है ना। तो हमारे को भी पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा कृषि डॉक्टर बनने का, और मैं कहता हूं हम बनाएंगे आपको कृषि डॉक्टर। तो यहाँ पर कृषि डॉक्टर बनने की चाहत सभी की है, तो इसकी जानकारी भी होना चाहिए। सिलेक्शन हो या ना हो वो पीछे की बात है, पर हमें इसकी नॉलेज होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की जो नया यूनिवर्सिटी कैंपस है, इसके तहत आने वाले कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या है। जब हम काउंसलिंग करेंगे तब आवश्यकता पड़ेगी हमें, तब ध्यान आएगा कि सर ने बताया। तो ये हम बात करेंगे 4 कॉलेज हमारे सामने कितने हैं, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर और खंडवा। ये 4 कॉलेज हमारे BSc AG कराते हैं। क्या कराते हैं? BSc AG कराते हैं। अर्थात हमारे सामने जो दिख रहे हैं BSc। तो फ्री सीटें कितनी हैं और पेमेंट सीटें, अर्थात कॉलेज में 2 तरह की सीटें हैं, एक फ्री सीटें हैं और एक पेमेंट। फ्री सीटें वास्तविक सीटें हैं, पेमेंट सीट 20% अतिरिक्त सीटें हैं क्षमता के अतिरिक्त। तो हम 20% पेमेंट सीटों की भी बात करेंगे। पेमेंट सीट का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ष एक सरकार उसके बदले में कुछ फीस लेती है।
क्या फीस लेती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष देना, ध्यान देना, 1 साल नहीं है। यदि हमारा किसी पेमेंट सीट को हम उठाते हैं तो 4 साल लगातार पेमेंट देना होगा। तो यहाँ हम बात करेंगे फ्री सीट। फ्री सीट में हमारे बीएससी एग्रीकल्चर की राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 220 सीटें हैं। उसके बाद हम करते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर की सीटें कितनी है, 40 सीटें हैं। दोनों को यदि मिला के हम बात करें पेमेंट की, फ्री सीटें और पेमेंट की सीटों की, तो पेमेंट सीट और बीएससी एजी और बीएससी हॉर्टिकल्चर की कितनी है, 52 सीटें हैं। यदि हम बात करते हैं दोनों को अलग करके देखते हैं तो कितनी सीटें हैं इसके अंदर, 47 सीटें इसकी बीएससी की हैं। कितनी की हैं, 47 बीएससी की हैं और 6 सीटें किसकी हैं, हॉर्टिकल्चर की। तो कितनी हो गई, तो दोनों को जोड़ लिया जाए, क्या कर दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो आरबीएस के वीवी में टोटल सीटों की संख्या 312 है। कितनी है, 312। इसी क्रम में हम बात करेंगे किसकी, जेएनके वीवी में, कि जेएनके वीवी में टोटल सीटों की संख्या कितनी है। जब दोनों का पता लग जाएगा तो हम टोटल उनको जोड़ेंगे, ठीक है, ओके। अब हम आ गए जहां पर देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, है ना, किसमें, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये मध्य प्रदेश की इस समय की बात करें तो ये पुरानी यूनिवर्सिटी है और आरबीएस के वीवी नई यूनिवर्सिटी है ना। इसके अंतर्गत कॉलेजों की संख्या ज्यादा है। हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के नाम दिए गए हैं। नंबर 1 जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंज बासोदा, बारासिवनी, खुरई, छिंदवाड़ा, रहेली और पवार खेड़ा, होशंगाबाद। ये मध्य प्रदेश के उन जिलों में हैं जहां पर ये कॉलेज स्थापित हैं। इन कॉलेजों में हम सीट की बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर फ्री सीट की, तो फ्री सीट जेएनके वीवी में कितनी है, 390 सीटें हैं। और उसके बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर की फ्री सीट कितनी है, 120 हैं। अर्थात हम बात करें और आगे जाके तो ये तो फ्री सीट की बारे में बात हो गई। अब ये हमारे साथ पेमेंट सीट हमारे पास बीएससी एग्रीकल्चर की कितनी है, 78 सीटें बीएससी एग्रीकल्चर की हैं। उसके बाद हम बात करें 24 बीएससी हॉर्टिकल्चर की सीटें हैं, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री की भी, इसमें 5 सीटें मिली हुई हैं। टोटल पेमेंट सीट की हम जोड़ें तो 107 सीटें हैं। अब हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि बीएससी फॉरेस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी फॉरेस्ट्री की भी डिग्री होती है, जो कि राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में नहीं होती है। उसकी बात करें तो बीएससी फॉरेस्ट्री की हम बात करें तो बीएससी फॉरेस्ट्री की कितनी है, 25 सीटें फ्री हैं और 5 सीटें पेमेंट की भी हैं। कितनी है, 5 सीट पेमेंट की भी हैं। अर्थात हम बात करें कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय यानी जेएनके वीवी में टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 647 सीटें हैं। कितनी है, 647 सीटें हैं। अब राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और जेएनके वीवी दोनों को जोड़ लिया जाए। इसमें हमने क्या सीटों को, बीटेक सीटों को शामिल नहीं किया। इसमें क्या नहीं किया, बीटेक को नहीं शामिल किया। क्यों नहीं किया इसमें शामिल, क्योंकि यह पीसीएम वाले छात्रों को ही मिलती हैं, बीटेक वाली। किसको, पीसीएम, जो लड़का आईआईटी करके आ रहे हैं या इन्होंने मैथ से तैयारी की है और इन सीट इंजीनियरिंग, तो इनको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या बीटेक की बात करेंगे। तो इन दोनों को अब जोड़ लिया जाए तो जेएनके वीवी और आरबीएस के वीवी की कुल सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में पेमेंट सीटों की बात करें दोनों की कितनी हो जाएगी, 159 हो जाएगी, 159 हो जाएगी। कुल मिला के ये है कि पेमेंट और फ्री सीटों को जोड़ दिया जाए दोनों यूनिवर्सिटियों में तो 959 यानी 959 सीटें होती हैं। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि हमारे पास 959 स्टूडेंटों का प्रवेश होना है सभी कैटेगरीज में मिल करके, एसटी, एससी, ओबीसी, है ना। और इसमें से हम बात करें कि बीटेक वाले जो बच्चे हैं वो अतिरिक्त हैं, इसके कितने हैं, अतिरिक्त हैं। चलो ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से हम लोग ये कट ऑफ की जो मैंने शुरू में बात कही थी आपको, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि लगभग 959 सीटों की। तो ओबीसी और जनरल के जो छात्र हैं, ओबीसी कितने, ओबीसी और जनरल के जो छात्र हैं, ओबीसी और जो जनरल के छात्र हैं
उनके लिए बात करूं तो ऑल ओवर जो रैंक है कितनी है, ऑल ओवर रैंक है कितनी है, ऑल ओवर रैंक जो है वो 959 तक है, उनका सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, इनमें से हम एससी की गर्ल्स, एससी एसटी गर्ल्स और ओबीसी गर्ल्स इस रैंक से ऊपर जाएंगे। एसटी एससी ओबीसी की गर्ल्स लगभग 2500 रैंक तक भी जाएंगे। अब उसका क्या फंडा है वो अलग बताऊंगा, लेकिन जो मैंने बात बताई थी उन स्टूडेंटों के लिए जो जनरल ओबीसी के बॉयज की बात करें तो उनका कट ऑफ वहां तक जाएगा, ऑल ओवर रैंक इनकी 959 के करीब है। ठीक है, यहां से हमें पता लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। अब बात आती है कि कुछ स्टूडेंट ओबीसी कृषक में आते हैं, किस में आते हैं, ओबीसी के कृषक में आते हैं, किस में आते हैं, ओबीसी के कृषक में आते हैं, और कुछ स्टूडेंट हमारे पास ईडब्ल्यूएस में आते हैं, किस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, और कुछ स्टूडेंट विकलांग कोटा में भी आते हैं, वो कम रैंक पर ही हो सकते हैं। वो क्या होता है, वो कम रैंक पर भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें एक्चुअल पता लग रहा है कि इतनी सीटें हैं, इतने स्टूडेंटों को जाना है, हम उस श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। इसमें से स्पष्टली बात बताऊं, एसटी एससी और ओबीसी गर्ल्स इस रैंक पर न जाएं। ओके, इनकी इससे ज्यादा पर रैंक जाएगी। फिर भी हम बात करेंगे कि हम लोग 1000 कितनी, 1000 से और लगभग 2500 रैंक तक जाएगी एससी और एसटी की गर्ल्स, कितने की, एसटी की गर्ल्स लगभग, है ना, एक अनुमान रहेगा इसका, तो यहां तक जाएंगे ये। ओके, तो इससे हमारे पास यदि रैंक 2500 तक भी एससी एसटी गर्ल्स की तो वो भी सिलेक्शन के उसमें आ सकती है, क्योंकि उनकी रिजर्व सीटें हैं, बच्चियों की संख्या कम है, लेकिन ऑल ओवर रैंक ज्यादा है। क्या है, ऑल ओवर रैंक ज्यादा है। यदि हम नंबर की बात करें तो एससी एसटी एससी की जो गर्ल्स हैं वो लगभग 80 से ऊपर ही रहेंगे। कितने, लगभग 80 नंबर हैं, और 80 से करीबन और ऊपर है उनकी भी। और ईडब्ल्यूएस में गर्ल्स हैं जनरल में, वो भी 80 से ही ऊपर रहेंगे, 80 से नीचे जाने की संभावना नहीं है। ठीक है, पुराना रिकॉर्ड के अनुसार भी आप देख लें, और मैं पुराने रिकॉर्ड के अनुसार ही बात कर रहा हूं आपसे। चलो अगली बात करते हैं हम लोग कि कुछ बच्चे पेमेंट तो लेंगे, तो पेमेंट कितना लगेगा, तो उनके बारे में बात करेंगे, पेमेंट कितना लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों यूनिवर्सिटी एक साथ दी गई हैं, तो देखेंगे हमारे पास शुल्क का विवरण प्रति सेमेस्टर, यानी हमारी जो डिग्री है वो सेमेस्टर वाइज है। कुल 8 सेमेस्टर होते हैं, कितने होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं, और 4 साल में ये डिग्री पूरी होती है। तो हमें 4 साल कितना पेमेंट देना होगा, और 8 बार में देना होगा, कितने, 8 बार में। तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत टोटल जो पेमेंट लगाया है उन्होंने, जहां पर दिया गया शिक्षण शुल्क, चिकित्सा शुल्क मिला करके, कुल मिलाकर के 22,708 रुपये पेमेंट आपको करना होगा। पेमेंट करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, चाहे वो ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के क्यों ना हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में, इसमें 22,690 रुपये करीबन लगेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बीटेक में, है ना, क्या में, बीटेक में। तो बीटेक के छात्र यदि पेमेंट सीट लेते हैं तो हमारे सामने इसके 30,250 रुपये सेमेस्टर वाइज फीस लगेगी, अर्थात हम इसको 1 ईयर के लिए 2 का गुणा कर सकते हैं, अर्थात ये 6 महीने की आपको क्या दिखाई गई है, पेमेंट बताई गई है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल के बच्चों के लिए कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि फीस ही उतनी होती है, लगभग पेमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्या दिक्कत आती है। लेकिन एसटी एससी और ओबीसी के जो छात्र पेमेंट नहीं दे रहे हैं, वो फ्री सीट पर ही हम ले रहे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति भी रुक जाएगी और पेमेंट भी देना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो पेमेंट ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि ये पेमेंट सीट और सीटें डिवाइडेशन कैसे होती हैं, वो हम बात करते हैं। तो मैंने अभी आपसे बात करी थी कि 20% सीटें वो होती हैं जो फ्री सीट के अतिरिक्त होती है, पेमेंट में माना जाता है। तो यहाँ से हम बात करें, प्रत्येक पाठ्यक्रम, चाहे तो बीएससी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो बीटेक इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फॉरेस्ट्री हो, तो यहाँ प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त, प्रवेश क्षमता कौन सी है, फिर प्रवेश क्षमता वह है जो फ्री सीटें हैं, इसके अतिरिक्त यदि हम बच्चों को लेते हैं उसका पेमेंट लेंगे, तो पेमेंट के रूप में देंगे। तो 20%
फ्री सीटों का 20% सीटें प्रत्येक पाठ्यक्रम में डिवाइडेशन की गई है। ठीक है, अब आता है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? आज तक आपको ये जानकारी नहीं मिली होगी, आज आप गर्व से कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सैचुरेट, मजा आ गया, है ना। हम बात करते हैं, उसके बाद प्रवेश दिया जाएगा। अब इन सीटों में हम लोग जो पाठ्यक्रम की सीट है इनमें भी और फ्री सीट में भी एसटी, एससी, ओबीसी को कितना रिजर्वेशन से सीटों का डिवाइडेशन है वो आज हम जानेंगे। और आप हक है कि आप जानना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारी सीटें कितनी हैं। यदि इन सीटों के अतिरिक्त यदि कोई गड़बड़ी नजर आती है तो आप जा करके अपनी जानकारी को संतुष्टि करें कि भाई हमारी सीटें इतनी हैं, हमारी रैंक इतनी है, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, कितने हमारे से रह गई है। तो यहाँ से अब आपको स्पष्ट होने लगेगा, किसी के कहने पर न चलें, इस वीडियो को चाहे बार बार रिपीट करके देख लें। ओके, तो हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति अर्थात एससी। मध्य प्रदेश में 15% दिया उन्होंने, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब की, और 21% आरक्षण दिया गया है। 21% आरक्षण के बेस पर सीटों का डिवाइडेशन किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के छात्रों को 27% आरक्षण मिला हुआ है। इन आरक्षण के बेस पर सीटों का डिवाइडेशन किया गया है। अर्थात हम कहेंगे कि अभी तक ओबीसी के छात्रों को केवल 14% ही आरक्षण मिलता था। कितने परसेंट मिलता था? 14% ही मिलता था। इस बार 27% आरक्षण मिला हुआ है और मेरिट के आधार पर काम चलेगा। ये नहीं है कि 27% में रिजर्व कर दिया जाए। जो छात्र के नंबर ज़्यादा हैं उन्हें स्वतः ही मेरिट के अनुसार जनरल में मानना चाहिए, ये उनका मानना है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छात्रों को ये जानकारी होना चाहिए और इसी के अनुसार उनका एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, अब बाद में जब आपका कट ऑफ पूरा कंप्लीट हो जाता है, यूनिवर्सिटी की सीट डिवाइडेशन हो जाती है, काउंसिलिंग लॉक हो जाती है और आप इसके अंतर्गत आते हैं तो आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमारा नंबर आ रहा है, आपने मेहनत की है, अब हम काउंसलिंग आने वाली है। तो जब यूनिवर्सिटी काउंसलिंग लेगी, रिजल्ट आना व्यापम का काम था। रिजल्ट बना करके व्यापम ने किसको दे दिया जाएगा? यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी क्या करेगी? अब काउंसलिंग डालेगी, चाहे अपनी किसी एजेंसी से डलवाए चाहे खुद डाले। तो क्या होगा? अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो नेट पर आ जाएगी। हम लोग काउंसलिंग कराने जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे हमें पेमेंट और फ्री सीटें सभी को भरना है। उन छात्रों ने पेमेंट जो पीएटी की फार्म वर्तसम पेमेंट किया है तो पेमेंट आएगा, और नहीं किया तो उनके काउंसलिंग में पेमेंट नहीं आएगा। तो हम काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग में हमें पूरे ही कॉलेज 3+ पेमेंट करना पड़ेंगे जिन्हें पेमेंट टिक किया है, और नहीं किया तो कोई बात ही नहीं है। तो सभी कॉलेजों को टिक करना होगा। उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब हम जा करके हम उसके साथ में एक प्रिंट आउट निकलेगा और कुछ पेमेंट लगेगा, लगभग 500 रुपये, जो भी और 100-200 से आगे पीछे हों। ठीक है, उनको लेकर के आपको क्या करना है, अब कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना है। ये होना जरूरी है, ये नहीं है तो आप कॉलेज जब तक ना जाएं जब तक आपने काउंसलिंग ना करा ली हो, क्योंकि वहाँ काउंसलिंग का सर्टिफिकेट और जो रसीद है वो लगेगी कि आपने कराई है, तभी आप वेरिफिकेशन करा रहे हैं, अन्यथा फिजूल की भीड़ होती रहेगी, आपका वो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आपने नेट पे काउंसलिंग करा ली है और रसीद ले ली है आपने पेमेंट की, इनको लेकर के और सभी डॉक्यूमेंटों को लेकर आप चलते हैं कॉलेज। तो कॉलेज में क्या होगा वो जानेंगे। तो हमारे जितने भी मूल प्रति हैं उनकी 2 या 3 सेट बना लें, और हमने जो अभी नेट से क्या काउंसलिंग की सीट और काउंसलिंग का जो क्रम है वो लिया है, उसको लेके हम कॉलेज चलेंगे। अब क्या क्या ले जाना है डॉक्यूमेंट वो ध्यान दें, और एक फाइल में बना लें, और फाइल को जो छात्र बाहर से आते जाते हैं तो बस में ध्यानपूर्वक आएँ, क्योंकि कहीं आपकी फाइल छूट न जाए। जिंदगी भर की कमाई फाइल में रहती है, इसलिए क्या करें, एक काम अवश्य ऐसा भी करें कि पूरी की कॉपी बनवा के हमेशा ईमेल पे भी डाल के रखें। ठीक है, तो हम लोग कॉलेज जाएंगे तो हमारे पास ओरिजिनल कागज के साथ साथ में क्या होना चाहिए, उनकी फोटोकॉपी भी होना चाहिए, जिसे छाया प्रति कहते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट कितना होना चाहिए, तो वो सुनो। यहाँ पर नंबर 1 हमारे सामने देखना चाहिए कि पीएटी की जो अंकसूची इस बार नेट से हमने प्रिंट आउट निकाला है वो होना चाहिए। सबसे पहले पीएटी की अंकसूची अर्थात मार्कशीट भी बोल सकते हैं इसको, 10वीं की अंकसूची होना चाहिए, 10th की
मार्कशीट होना चाहिए, 12th भी की मार्कशीट होना चाहिए। उसके साथ साथ में 12th की मार्कशीट के साथ में टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके साथ में बोर्ड से आया हुआ माइग्रेशन भी होना चाहिए। उसके साथ साथ में हमारे पास समग्र आईडी परिवार की SSSID भी बोलते हैं इसको, वह होना चाहिए। उसके साथ साथ में हमारा मुख्य पहचान है आईडी, वो है क्या, आधार कार्ड की कॉपी भी होनी चाहिए। उसके साथ साथ में पासपोर्ट साइज फोटो भी होने चाहिए और इनकी संख्या लगभग 6 के आसपास तो होना ही चाहिए, लगभग 2 या 3 सेट बन सके। उसके बाद मेडिकल प्रमाण पत्र। ये मेडिकल प्रमाण पत्र क्या होता है, आजकल क्या है, कोरोना भी चल रहा था और वैसे भी जब हम लोग और कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज प्रशासन की एक जिम्मेदारी होती है कि कोई बीमार स्टूडेंट ना आए, इससे दूसरे स्टूडेंटों को बीमारी लग सकती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ में एक हेल्थ सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन करते हैं। अच्छा, ये बनेगा कैसे, ये प्रॉब्लम है। तो बनेगा ऐसे कि आप अपने जहाँ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, MBBS कोई डॉक्टर है, MD है, उसके पास जाएं और वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है, उसको लेकर के सर मेरे को हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो आपको चेकअप करेगा, अपना ब्लड ग्रुप वगैरह जो भी जानकारी वो उसमें फिल करेगा और वो अपनी सील सिक्के लगा देगा, वो आपका यहाँ मान्य हो जाएगा। कुछ लोगों को देखे कि वो कहीं इधर उधर भाग रहे हैं कि कहाँ जाएं, कि थाने पे जाएं, कहाँ जाएं, ऐसे नहीं होगा। तो ये हम बात करेंगे, ये मेडिकल प्रमाण पत्र हो गया हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर का भी कार्ड होता है। जो छात्र फ्रीडम फाइटर का मतलब है कि जो स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, उनके परिवार में कोई, तो उनके कार्ड के अनुसार सीटों का डिवाइडेशन है, तो फ्रीडम फाइटर सीट अलग से रहती हैं, उनका कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो सकता है। तो वो छात्र अपना कार्ड लेके जाएंगे और उन्होंने टिक किया होगा कि हाँ हमारे परिवार में फ्रीडम फाइटर हैं, तभी ये लागू होगा। यदि आप PAT की फॉर्म भरते समय यदि टिक नहीं किया है तो लागू अब नहीं हो पाएगा। हो जाए अच्छी बात है, आप लेके फिर भी आएँ। EWS जो है छात्र जिन्होंने EWS इकोनॉमिक 20 सेक्शन वाले जो छात्र हैं, जनरल को जो 10% जो आरक्षण मिला हुआ है, वो अपना कार्ड लेके जाएं। और ये PAT की फॉर्म भरते समय आपने EWS कार्ड को टिक किया होगा तो ये लागू होगा, है ना। यदि किसी वजह से नहीं कर पाए और अब आपने बनवा लिया है तो भी लेके जाएं, अपनी बात रखें कि हमने अब बनवा लिया, पहले नहीं था, आपका लग जाए, अच्छी बात है। ओके, जाति प्रमाण पत्र, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट्स ST SC OBC हैं, वो पहले से उनके पास अपना कॉस्ट सर्टिफिकेट है तो वो कॉस्ट सर्टिफिकेट लेके जाएं, उसका इनकम सर्टिफिकेट लेके जाएं। ये दोनों सर्टिफिकेट यदि हैं तो आपको आदिम जाति कल्याण विभाग में जाएंगे, इनसे आपकी स्कॉलरशिप जारी होगी। ओके, क्योंकि ये उसमें आते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब और उसमें जाते हैं OBC में और अनुसूचित जनजाति में। अब आता है हमारे पास संग में कि आप मध्य प्रदेश सरकार में अपना MP डोमेस्टियल रखते हैं या नहीं, यानी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं, ये भी प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसी के आधार पर आपको सीटें अलॉटमेंट की जाएंगी। अब आता है कि आपके पिताजी कहीं कृषक तो नहीं है, तो कृषक प्रमाण पत्रों की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कृषक प्रमाण पत्रों की हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गैप सर्टिफिकेट। किसकी, गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट का मतलब होता है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि 12th कर ली, अब PAT की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, PAT की तैयारी। साहब 1 साल में हुआ तो 1 साल का गैप हुआ, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आप कोर्ट तहसील जाएं और वहाँ बता दें, जो टाइपिस्ट बैठ रहते हैं, कि सही गैप सर्टिफिकेट बनाना है। तो वहाँ क्या होता है, वो आपकी जानकारी पूछेगा, वो आप जानकारी बता दें और वो गैप सर्टिफिकेट बना देता है। जो भी है 150 रुपये वहाँ जो लगते हैं वो आप बनवा लें, ठीक है। तो वो गैप सर्टिफिकेट होता है, उसमें ये लिखवाना होता है कि सर मैंने कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया है, मेरे सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं और मैं अब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। अब उसके बाद ऑनलाइन जो आवेदन मैंने पहले ही बताया था, ऑनलाइन हमने आवेदन किया था, सीटों को काउंसलिंग के क्रम वाइज किया और उसकी जो शुल्क सीट थी वह उसमें होनी चाहिए। सबको लेकर यूनिवर्सिटी जाएंगे। उसके अतिरिक्त यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्वालियर में आए तो संस्था पर जरूर आएँ, कोई समस्या आती है तो हम इसको समाधान की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है आपकी मैं हेल्प करूँगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और मैं उन सभी स्टूडेंटों के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा जिन्होंने अच्छी मेहनत की है और सिलेक्शन ले लिए और कृषि डॉक्टर आगे बने। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।